Okay, today we are going to discuss the topic infrared spectroscopy. लास्ट टाइम हमने एनएमआर डिस्कस कर चुके हैं, यूवी डिस्कस कर लिया है, यूवी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे आईआर। ठीक है, हमारी सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है वो सीरीज़ मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर, के लिए हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। सो बेसिकली हम जो फोकस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टार्ट कर रहे हैं हम। और आज हमारा जो टॉपिक है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आईआर के बेस पर भी एमसीक्यू बनते हैं। लास्ट में हम इनके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, एक वीडियो फुल जिसके ऊपर जिसमें हम सब अपने एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जितनी भी हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, सो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। इसमें किसके साथ डील किया जाता है? जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है वो मैटर के साथ जब इंटरेक्ट करती है तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसका मेन यूज़ क्यों किया जाता है? टू आइडेंटिफाई दी फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं OH, COH, एल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोन, सो जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम आईआर टेक्निक यूज़ करते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक में जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है और कैरेक्टरिस्टिक्स अब्जॉर्बेंस के बैंड्स हमें देता है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी सैंपल के बारे में। गॉट इट? तो यूज टू प्रोड्यूस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम विच गिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स अब्जॉर्बेंस बैंड्स टू गेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, बैंड्स हमारे पास बनते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उस सैंपल के बारे में। टू एनालाइज ए सैंपल बाय आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, द आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ द सैंपल इज रिकॉर्डेड बाय द आईआर रेडिएशन पासिंग थ्रू। जब आईआर को हम रेडिएट करते हैं सैंपल में तो हमें वहाँ पे एक आईआर स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी की भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इस सिलिकॉन कार्बाइड रॉड 5 to 10 mm की विड्थ होती है, 50 to 40 mm लेंथ होती है। नाउन एज ग्लो एंड बार इज यूजुअली यूज्ड टू थर्मल लाइट सोर्स फॉर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। गॉट इट? एक सिलिकॉन कार्बाइड रोड होती है जिसकी विड्थ और लेंथ बताई हुई है, जिसको हम ग्लो बार बोलते हैं। ग्लो एंड बार इज यूजुअली टू थर्मल लाइट सोर्स, एक सोर्स होता है लाइट का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या कौन सी रोड थी? सिलिकॉन कार्बाइड की रोड डाली जाती है जो एज ए सोर्स काम करती है लाइट में, लाइट का सोर्स काम करती है। ठीक है, वह लाइट का सोर्स होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इलेक्ट्रिकली हीटेड अप टू 1000 to 1060 500 डिग्री सेल्सियस टू एमिट रेडिएशन। इतनी हीट होती है उसमें रेडिएशन को एमिट करने के लिए। एन आईआर स्पेक्ट्रम इज बेसिकली ए ग्राफ ऑफ इंफ्रारेड लाइट अब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस ऑन दी वाई एक्सिस वर्सेस वेव नंबर और फ्रिक्वेंसी। वेव नंबर को हम फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। वेव नंबर क्या होता है, अब्जॉर्बेंस क्या होती है, वो अब फर्दर डिस्कस करेंगे। तो वाई एक्सिस वर्सेस वेव नंबर, जो एक्सिस ग्राफ बनता है हमारा, सो दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस, तो इसमें हमारे जो भी ग्राफ बनेंगे हमारे वो हम डिस्कस करेंगे। Fourier transform infrared FTIR spectrometer is usually used in the laboratories for the analysis of different sample। एक FTIR भी होती है, उसका भी इतना काम नहीं है, वो फर्दर हायर स्टडी में यूज होती है, लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ मास्टर कैडर
और लेक्चरर कैडर की प्रेपरेशन के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, तो हम इन पे ही फोकस रखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम divided into three regions: near infrared region, mid infrared region or far infrared region. Near infrared region, the wave number in the region lies in the range 13,000 to 4,000 per centimeter. The IR radiation in this region has high energy and are suitable to excite overtone or harmonic vibration. जो वेव नंबर इस जो नियर इंफ्रारेड रीजन होता है उनका वेव नंबर कहाँ पे लाई करता है 13,000 टू 4,000 पर सेंटीमीटर, जिनकी वेवलेंथ नियर अबाउट इतनी होती है माइक्रोमीटर 0.8 टू 2.5 माइक्रोमीटर। द आई रेडिएशन इन द रीजन हैज़ हायर एनर्जी, जो इस रीजन में रेडिएशन होती है उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है और स्टेबल होते हैं ओवर एक्साइट टू ओवरटोन, ठीक है, वाइब्रेशन के लिए स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है मिड इंफ्रारेड रीजन, द वेव नंबर इन दिस रीजन लाइज, क्वेश्चन आता है वेव नंबर किस रीजन में लाइज करता है मिड इंफ्रारेड रीजन में, तो अपने याद रखना है 13,000 टू 4,000 पर सेंटीमीटर नियर इंफ्रारेड रीजन, मिड इंफ्रारेड रीजन 4,000 टू 400 पर सेंटीमीटर, ये कम होता है। सो द एनर्जी ऑफ आई रेडिएशन लाइंग इन द रीजन इज स्टेबल फॉर द स्टडी ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन, जहाँ पे फंडामेंटल वाइब्रेशंस की स्टडी की जाती है। यहाँ पे एक्साइट टू ओवरटोन हार्मोनिक वाइब्रेशंस की स्टडी की जाती है। फॉर इंफ्रारेड रीजन द वेव नंबर इन दिस रीजन, जो वेव नंबर होता है उनका जो रीजन 400 टू 10 पर सेंटीमीटर होता है और जिनकी वेवलेंथ 25 टू 100 माइक्रोमीटर होती है। द आई रेडिएशन इन दिस रीजन हैज़ लो एनर्जी लोअर होती है, तो इसमें जो यूज़ किया था वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ किया जाता है। फॉर इंफ्रारेड फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मिड इंफ्रारेड रीजन फॉर फंडामेंटल वाइब्रेशंस की नोट्स हैं, और नियर इंफ्रारेड रीजन्स फॉर ओवरटोन या हार्मोनिक ऑसिलेटर। सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें होती है नियर इंफ्रारेड रीजन, तो उससे कम और बिल्कुल कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, with high purity will have fewer IR active bonds and as a result the spectra absorbed will be simple. On the other hand, if the simple is impure, अगर वो प्योर है तो fewer IR active bonds होंगे and as a result the spectra absorbed will be simple, तो उसमें सिंपल स्पेक्ट्रा शो करेगा। अदर हैंड अगर उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हायर IR एक्टिव बॉन्ड्स, उसमें IR एक्टिव बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो स्पेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होगा विच विल बी लेस यूजफुल फॉर सिंथेटिक केमिस्ट, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है केमिस्ट के लिए, ठीक है। इम्प्योरिटीज हमेशा मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं देती होती। प्रिंसिपल समझ लो एक बार, आईआर का प्रिंसिपल क्या होता है। इंफ्रारेड फोटोन्स कॉरस्पॉन्ड्स टू द क्वांटम एनर्जी इन द रेंज 10⁻³ to 1.7 electrovolt. This energy range is stable for generating molecular vibration and cannot induce electronic transition as in case of UV radiation. क्या कहता है, जो इंफ्रारेड फोटोन्स होते हैं उनकी क्वांटम एनर्जी इस रेंज में लाई करती है। सो दिस एनर्जी रेंज इज स्टेबल फॉर जनरेटिंग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, इतनी एनर्जी में वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, ठीक है। एंड कैन नॉट इंड्यूस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस नहीं होती, एक्साइट नहीं करते जिससे कि यूवी रेडिएशन में एक्साइट करते होते हैं, इसमें सिर्फ वाइब्रेशन होती है। मोर एवर ए मॉलिक्यूल कैन अब्जॉर्ब IR रेडिएशन ओनली इफ द वाइब्रेशंस और रोटेशंस विद इन द मॉलिक्यूल्स आर अकम्पाइंड बाय नेट चेंज इन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर उसमें डाइपोल मोमेंट होगा तो वो वाइब्रेट करेगा। द अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द IR रेडिएशन विच इज कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन, सिंपल है, इसको लीव करते हैं। इतनी सी बात समझ लगी आपको। ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन मैचेस द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, जब जो IR रेडिएशंस हैं उनकी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से मैच करती है तो मॉलिक्यूल्स देन रेडिएशन विल बी अब्जॉर्ब, तो वो रेडिएशंस अब्जॉर्ब करते हैं, विच रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, जिसमें एम्पलीट्यूड में चेंज आता है उसकी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में। अंडर दिस कंडीशन एंड एब्जॉर्बेंस बैंड विल बी ऑब्जर्व्ड, तो जो हमारे पास बैंड होते हैं वो ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होता क्या है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसमें जो एटम है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वाइब्रेशंस होंगी। सो एज ए रिजल्ट द पोजीशन ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स आर नॉट फिक्स्ड। जो एटम्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एटम्स की पोजीशन फिक्स नहीं होती, बट चेंजेस पीरियडिकली चेंजेस होती रहती हैं। ब्रॉडली मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इतना समझ लग गया। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस नेम से ही क्लियर है कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें वाइब्रेशन होंगी ही होंगी जो उनके एटम्स होंगे। ठीक है, एटम्स की पोजीशन फिक्स नहीं होती, वो वाइब्रेट करते रहते हैं। उसमें अगर कैटेगरी आती है, फर्स्ट आता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। मॉलिक्यूल्स है उसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होंगी। एग्जांपल ले लो, जैसे H2 होगी, एग्जांपल ले लो। एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसमें जो वाइब्रेशंस होती हैं इनकी मॉलिक्यूल्स, इसकी बात कर रहे हैं हम। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स चेंजेस। जो दो एटम्स हैं उनके जो एटम्स में डिस्टेंस है वो चेंज होता रहता है, स्ट्रेच करते रहते हैं, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, बट द एटम्स रिमेन्स इन द सेम बॉन्ड एक्सिस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। वही सेम सेम आगे आपको बताऊंगा एग्जांपल कि जैसे हमारे पास वो बात इतनी सी बात कर रहा है कि ये तो स्ट्रेच करते हैं, आइदर ये लॉन्ग हो सकते हैं, इनका डिस्टेंस इंक्रीज हो सकता है, ये कम हो सकते हैं। ठीक है, ये कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। दो टाइप्स हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की बात करते हैं हम। In this type of stretching vibration, the movement of the atoms with respect to particular central atom take place in the same direction. Symmetry का मतलब है कि सेम डायरेक्शन में ही मूवमेंट होगी। ये देखो, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसके एटम और इसके एटम सेम डायरेक्शन में ही वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द सिमेट्री बना रहे हैं। नेक्स्ट इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब है कि इस टाइप ऑफ वाइब्रेशन में द मूवमेंट ऑफ एटम्स विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर सेंट्रल एटम टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सेंट्रल एटम की ऑपोजिट डायरेक्शन, एक तो इधर वाइब्रेट कर रहा है और एक दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, वन एटम्स अप्रोचेस टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम व्हाइल द अदर एटम मूव्स अवे फ्रॉम इट। सो दिस इज द एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट इज बेंडिंग वाइब्रेशंस। ये सारी की सारी जो वाइब्रेशंस होती हैं मॉलिक्यूल्स में होती ही होती हैं। नेक्स्ट इज बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या है, हमारे पास आती है सीजरिंग। सो इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन द एंगल बिटवीन द बॉन्डेड एटम चेंजेस। जो एंगल है बॉन्डेड एटम्स में वो चेंज करता रहता है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस। बेंडिंग वाइब्रेशंस आर 4 टाइप्स। जो बेंडिंग होती हैं वो 4 टाइप्स की भी होती हैं। ठीक, इस तरह भी वो वाइब्रेट करते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन बोलते हैं इसको। इसका नाम है सीजरिंग। सीजर की तरह ये एक दूसरे के पास आती हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन टू टाइप्स आइदर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ये अवे फ्रॉम भी जा सकते हैं, जैसे हमारे पास ये एटम है, अवे फ्रॉम ईच अदर भी जा सकते हैं, और इसमें क्या है टुवार्ड भी आ सकते हैं। हो सकता है एक इधर चला जाए और एक इधर चला जाए, है ना, तो वो भी अलग एक केस है, वो आगे डिस्कस करेंगे। रॉकिंग। रॉकिंग क्या है, इस टाइप में बेंडिंग वाइब्रेशन टू एटम्स मूव्स इन दी सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में ही मूव करते हैं एटम्स विद रिस्पेक्ट टू दी सेंट्रल एटम। इन दिस टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन द ऑपरेशन टेक प्लेस इन ए प्लेन। ठीक है, तो एक ही साइड में डायरेक्शन जा रहा है, इसको बोलते हैं हम रॉकिंग। नेक्स्ट इज वेजिंग। वेजिंग का मतलब क्या है, इन दिस टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन टू एटम्स आइदर मूव अप और द प्लेन और मूव डाउन ऑफ द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन कंटेनिंग द सेंट्रल एटम। ये प्लेन के अबव भी जा सकते हैं, प्लेन के नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन द ऑपरेशन टेक प्लेस आउट ऑफ प्लेन। अगर कोई प्लेन है, प्लेन का मतलब क्या है कि एक जैसे सपोज ऐसे प्लेन है, इसको हम प्लेन बोलते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल एटम है उसका वो अबव द प्लेन भी जा सकता है और बिलो द प्लेन भी जा सकता है। ठीक, इस तरह अगर वाइब्रेशन होती हैं तो उसको बोलते हैं हम वेजिंग। ठीक है, दिस इज द अप ऑफ द प्लेन
अगर वो प्लेन के अबव है तो उसको हम कैसे दिखाते होते हैं, हार्ड डार्क लाइन दिखाते होते हैं जो अबव होते हैं, और जो बिलो द प्लेन होते हैं उसको हम ऐसे ऐसे दिखाते हैं। आपने डिस्कस पढ़ा होगा आप, अगर अबव द प्लेन है तो दिस वन, अगर बिलो द प्लेन है तो इस तरह, ठीक है। तो ये वाला वेजिंग में होता है। Twisting, in this type of bending vibration, one atom moves up of the plane while other atom moves down of the plane with respect to the plane containing the central atom. In this type of bending vibration, the operation takes place out of the plane. Twisting में एक तो above जाता है, जैसे down of the plane, this one, this is the up of the plane, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी डिस्कस बता दिया आपको। तो ये होती है ट्विस्टिंग, ये भी आपने याद रखना है। ट्विस्टिंग याद रखना है, वेजिंग याद रखना है, और रॉकिंग याद रखना है, और बेंडिंग वाइब्रेशन में सीजरिंग याद रखना है। ये हमारे पास वाइब्रेशंस होती हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंफ्रारेड एक्टिव और इनएक्टिव। अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कौन से IR एक्टिव हैं और कौन से IR इनएक्टिव हैं मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स whose vibrational motions are accompanied by change in dipole moment are infrared एक्टिव। जिनका डाइपोल मोमेंट चेंज होता है, ठीक है, और बोलो कि जिनका पास डाइपोल मोमेंट होता है तो वो IR एक्टिव होते हैं। लेट अस कंसीडर CO2 molecules to know whether a particular mode of vibration of molecule is active or inactive towards IR radiation। तो हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करते हैं तो इसमें बताते हैं आपको क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इज लीनियर, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होता है, ठीक है। सो इट हैज़ 4 नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। इसके नंबर ऑफ मोड्स जो हैं, हाँ ये भी आपने याद रखना है, इसका फार्मूला था 3n-5। अगर तो वो लीनियर है तो फार्मूला आएगा 3-5 नंबर ऑफ मोड्स निकालने के लिए। तो इट हैज़ 4 नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, 3n-5 is the formula to find out the number of modes of vibration for linear molecules। तो इसका फार्मूला, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 3n-5 फार्मूला होता है लीनियर के लिए नंबर ऑफ मोड्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और कैसे फाइंड आउट करते हैं, n इज द नंबर ऑफ एटम्स। कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 1 2 3, 3 into 3 9 -5, 9 - 5 is equal to 4। So there are 4 normal modes, ठीक है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होता है, बोथ दी CO bonds lengthen and contract together in phase as a result during vibration, no change in dipole moment। इसमें dipole moment चेंज नहीं होगा, और the molecule take place, hence this mode of vibration is IR inactive। अगर वही बात है कि अगर उस डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं हो रहा, इट मीन्स कि वो IR इनएक्टिव है। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऐसे है, अगर दोनों सेम स्ट्रेच हो रहे हैं, सेम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसमें IR इनएक्टिव है, क्योंकि देयर इज नो चेंज ऑफ डाइपोल मोमेंट, कोई डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं है, ठीक है। Asymmetric stretching vibration, in the mode of vibration one carbon oxygen bond lengthens while the other carbon bonds contract। अदर एक तो छोटा हो रहा है, एक बड़ा हो रहा है, so as a result during vibration change in dipole moment, so hence the mode of vibration is IR active। अगर तो वो dipole moment चेंज हो रहा है, अगर asymmetric stretching है तो उसमें IR एक्टिव होगा। नेक्स्ट इज द बेंडिंग वाइब्रेशन, देयर आर 2 बेंडिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन विच आर इक्वल एनर्जी। बेंडिंग वाइब्रेशन में 2 modes हैं, so but one bending mode is in the plane of the paper while the other is perpendicular to the plane of the paper। both these bending vibration are IR active। तो IR active है as their vibration are accompanied by change in dipole moment। अगर एक above the plane और below the plane है तो उसमें dipole moment होगा। all these 4 normal modes of vibration और कार्बन डाइऑक्साइड फिगर तो नीचे देखते हैं, ये देख लो कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर तो इक्वली स्ट्रेचिंग है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, तो IR इनएक्टिव, एसिमेट्रिक देन IR एक्टिव। अगर बेंडिंग है अबव द प्लेन ऑफ द पेपर इन बेंडिंग, IR एक्टिव है, ऊपर जा रहा है ना,
ये देखो बेंडिंग इन परपेंडिकुलर प्लेन है, पेपर के परपेंडिकुलर है तो IR एक्टिव है। सो दीज आर दी मोड्स ऑफ बेंडिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन में जो हमारा रीजन होता है एयर स्पेक्ट्रा का 1500 पर सेंटीमीटर की बिलो होता है, ठीक है, विच इज़ वेरी रिच इन मच अब्जॉर्प्शन विच आर काज मेनली ड्यू टू द बेंडिंग वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स में जो वाइब्रेशंस होती हैं उनकी बेंडिंग के कारण। तो फिंगरप्रिंट रीजन आपको पता होना चाहिए, फिंगरप्रिंट रीजन किस में आता है, तो बिलो 1500 सेंटीमीटर में होता है। तो ये आपका यही आंसर बनता है और इसके ज़्यादा बात कुछ नहीं पूछा जाता आपसे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को टारगेट करेंगे आपकी पॉइंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। फंक्शनल ग्रुप अब्जॉर्बेंस बैंड्स कहाँ पे शो करते हैं ये भी आप एक बार देख लो। अल्कोहल, फिनॉल और इसके लिए OH के लिए जो स्ट्रेचिंग होती है वो 3500 3650 इसमें रेंज में शो करता है। 3500 3650 की रेंज में शो करते हैं उसकी जो स्ट्रेचिंग होगी। अगर H बॉन्डेड के साथ है तो 3200 to 3400, ठीक है। ब्रॉड स्ट्रॉन्ग बैंड्स होंगे, इंटेंसिटी इसमें शार्प होगा 35 के आसपास। अगर OH स्ट्रेच कर रहा है तो इसमें H बॉन्डेड है, H बॉन्डिंग स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, ठीक है। अल्केन है तो अल्केन की जो स्ट्रेचिंग बैंड है वो 2050 to 3000 में एक स्ट्रॉन्ग बैंड शो करेगा। तो ये कुछ रेंजेस हैं, पीक्स हैं, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी एज इट इज़। CO, ठीक है, अगर तो कार्बोनाइल बॉन्ड है तो उसमें आपकी जो रेंज होगी वो 1700 to 1750 होगी, 70 to 25 के आसपास होगी। साइक्लिक में 1850 के आसपास होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या इफेक्ट पड़ता है स्पेक्ट्रा पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्ट्स इन स्लाइट वीकनिंग ऑफ द एच बॉन्ड वेयर ए में भी कुछ भी हो सकता है नाइट्रोजन, एंड एज रिजल्ट ऑफ एच बॉन्ड डिस्टेंस स्लाइटली इंक्रीजेस ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एच, मतलब कि जो एच के साथ बॉन्ड बनी हुई है, जैसे इसकी बात ही हम जैसे कर लें, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन डिक्रीजेस, इसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन डिक्रीज करती हैं। थस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रिंग्स अबाउट डाउनवर्ड फ्रिक्वेंसी शिफ्ट in absence of the H bonding, the H bond being polar show sharp higher absorption band, while the presence of H bonding, जब H bonding present होगी तो बैंड्स लो फ्रिक्वेंसी की तरफ बढ़ता है, अगर H bonding नहीं है तो उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। That's it. चलो आगे चलते हैं। आई होप सो आपको सारी बात क्लियर होगी। किसी एक स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसकी वैल्यूज की डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक हमारा फिनिश है ऑलमोस्ट। जैसे कि हमारे पास सपोज इस मॉलिक्यूल का IR में बात करते हैं हम, CH बैंड 700 सेंटीमीटर के आसपास उसकी पीक आएगी। इस केस में CH की जो बॉन्ड्स हैं 750 डबल बॉन्ड CH की बैंड है, वो उसका ऐसे आएगा C, मतलब यहाँ पे जैसे कार्बन है ना, ठीक है। CH बैंड 700 के आसपास शो करेंगे पीक्स। C डबल बॉन्ड जो A वाली है CH 750 के आसपास, C डबल बॉन्ड की स्ट्रेच जो है, C डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग है जो एरोमेटिक में है वो 1500 सेंटीमीटर के आसपास होगी। C डबल बॉन्ड C स्ट्रेच एरोमेटिक में 1600, तो सेम बात ही है। C ट्रिपल बॉन्ड N की जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी देन इट इज़ 2240 सेंटीमीटर।
एंड सी एस टच इन एरोमेटिक में जो 3550 के आसपास होंगे स्ट्रच। तो सिंपल सी है, कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आएंगी। तो आपको बेसिक जो हमने टर्म्स डिस्कस किए हैं वो आपको टर्म्स अच्छे से आनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी रीजन अच्छे से आना चाहिए, और आपका आईआर टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।